हेलो हेलो। तो ग्रुप में डाल दिया आपने, क्लासेस लाइव टाइप्स डाल दीजिए। मैं डाल देता हूँ। सुपर 60 में, हाँ। सर यही वाला ना, इसी सुपर 60 बैच। अच्छा, इसी तरीके। ओके ओके ओके। राइट। ठीक। फाइन। ठीक है। गुड मॉर्निंग आयुषी, गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग जीत। आवाज क्लियर है? आप सबको भी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग है ना अभी? हाँ, 11:28। ओके। सो सर, तो चालू करते हैं, है ना। 10 यूनिट है प्रीलिम्स में, है ना। और हर एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग 9 से 10 क्वेश्चन है ना। एक तो ऊपर नीचे हो जाते हैं, बाकी ऑन एन एवरेज 10 से 10 100 क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा। यार वो दरवाजा बंद कर देना प्लीज, थोड़ा जोर से। मैं आपको यहाँ पर यूनिट 4 पढ़ाऊंगा, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। ठीक है। उससे पहले ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या है, क्या समझते हैं आप लोग ज्योग्राफी सब्जेक्ट से? बोलिए बोलिए। एक एक करके बोलिए, आप बोलिए। हाँ, ठीक है, आप बताइए। आप बताइए। ओके, एनवायरनमेंट भी इन्होंने टर्म इंक्लूड कर लिया। आप बताइए ज्योग्राफी से क्या समझते हैं? ठीक है, तो बेसिकली जो वर्ड ज्योग्राफी है, ठीक है ना, ये दो शब्द से मिलता है। जियो, जियो मतलब अर्थ, ठीक है। और दूसरा ग्राफी, ग्राफी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ अर्थ। ठीक है। तो यार थोड़ा अच्छे से बंद कर दे दरवाजा कस के। तो आप लोग जो ज्योग्राफी जनरली समझते हैं, वो क्या चीज समझते हैं? कि लैंड रिसोर्सेज, लैंड फॉर्म्स, वाटर, रिवर, ठीक है ना। पर ज्योग्राफी को कहते हैं कि इस सब्जेक्ट का कोई माई बाप नहीं है, ये सारे सब्जेक्ट से लिया हुआ है थोड़ा 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 थोड़ा। और कहते हैं कि ज्योग्राफी इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज, ये भी बोलते हैं कि ज्योग्राफी ही सब चीजों की मदर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हैं कि पानीपत का युद्ध हुआ करता था, ठीक है। तो ये पानीपत की जगह क्यों पर हुआ करता था युद्ध? तो वहां पर ज्योग्राफी थी कि नॉर्थ वेस्ट में पहाड़ियां हैं, प्लेन लैंड है, जहां से अगर लड़ाई झगड़ा होगा तो आराम से सप्लाईज। फिर रिवर्स है, इंदस रिवर है, वो क्रॉस करके नहीं आ सकता। तो ये सब रिवर, रिवर लैंड फॉर्म्स, ये सब ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं। ठीक है। आप लोग जो बात करते हैं ज्योग्राफी की, वो भी फिजिकल ज्योग्राफी की बात करी, कि फिजिकल लैंड फॉर्म्स, फीचर्स ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ के इंटीरियर, ये सब चीजों के बारे में। आप एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट भूल जाते हैं, ये हम सब चीजें जो भी पढ़ रहे हैं ये ह्यूमन सेंट्रिक पढ़ते हैं। ठीक है ना, जो भी चीजें पढ़ रहे हैं ये सब हम अपने अपने को डेवलप करने के लिए सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कि हम लोग समझें, चीजों को जाने, ताकि हम और एडवांस हो सकें। तो इसलिए एक ज्योग्राफी आप लोग भूल जाते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी।
ठीक है ना, जिसमें हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, सेंसेस, ठीक है ना, कौन, और देखिए क्या बोलते हैं, जैसे अगर आप हिस्ट्री से ही रिलेट करें, क्यों पूरी जो सभ्यता थी आपकी ये मगध एम्पायर है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ऊपर ही क्यों बनी, रिवर्स के किनारे ही क्यों बनी, ठीक है ना, फर्टाइल लैंड, रिवर्स से पानी का सोर्स, तो ये सब ज्योग्राफी है। पर देखिए उससे हिस्ट्री में भी असर पड़ रहा है। तो आप हर सब ज्योग्राफी जो हर सब्जेक्ट में घुसा हुआ है, ठीक है, सोशल ज्योग्राफी जब सोशियोलॉजी सब्जेक्ट आप जब मेंस के लिए पढ़ रहे थे, उसमें आप ये सब पढ़ रहे थे कि हेल्थ इश्यूज, वुमेन रिप्रोडक्टिव राइट्स, है ना, आईएमआर, एमएमआर, ये जितनी भी चीजें होती हैं, पर ये सब ज्योग्राफी में पढ़ा जाता है, ठीक है। फिर आप रिसोर्सेस के बारे में पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, है ना, एग्रीकल्चर एज ए रिसोर्स, है ना, इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, इनके लिए रॉ मटेरियल्स, तो ये भी सब ज्योग्राफी से है। जैसे टिम्बर चाहिए, लकड़ी, फॉरेस्ट किस जगह पर है, फॉरेस्ट किससे वो हो रहा है, सॉइल से इंपैक्ट हो रहा है और क्लाइमेट से इंपैक्ट हो रहा है ना, कैसी रेनफॉल, टेम्परेचर, ये दोनों चीजें क्लाइमेट कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, आपका क्या बोलते हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल, ठीक है ना। तो ये सब चीजें ज्योग्राफी हर चीज में घुसा हुआ है, तो वो आप जब ये पढ़ते हो तो वो क्या कहलाती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ठीक है ना, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी हर चीज में। इसलिए मैं आपसे ये चीज इसलिए बता रहा हूं, क्योंकि ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है थोड़ा वास्ट है, बड़ा है, ठीक है, 3-3 4-4 महीने लग जाते हैं सब्जेक्ट को पढ़ने में। हम प्रीलिम्स फोकस पढ़ेंगे, लेकिन हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं रटेंगे, ठीक है ना, कि प्रीलिम्स का टाइम है, फैक्ट्स ही फैक्ट्स पूछता है, हम फैक्ट्स रट के चले जाएंगे, फैक्ट्स बहुत सारा रटने को, थोड़ा सा टाइम और पेशेंस रख के ऑर्गेनिकली पढ़ेंगे, इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं, जितना पढ़ाऊंगा और क्वेश्चंस वगैरह लगाते लगाते आप लोग निकाल ले जाएंगे, जितने मेरे को पॉसिबिलिटी है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आप काफी सारे कर ले जाएंगे, ठीक है। उसके लिए क्वेश्चंस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके लिए पहले क्वेश्चंस देखना जरूरी है, ठीक है। मैं पास्ट ईयर सिलेबस और पास्ट ईयर क्वेश्चंस तो करना जरूरी है कोई भी चीज पहले चालू करने से पहले, कि हमें को सिलेबस जो है बियॉन्ड द सन या फिर अंडर द सन जितनी चीजें सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। पर पास्ट ईयर क्वेश्चन से 2-3 चीजें और रहती है, एक तो ये समझ में आता है कि क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चन से देख के आता है कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जिनमें डीपली नहीं जाना है, सुपरफिशियल लेवल पे चीजें रट लेनी है, कहाँ क्या समझना है, एक तो ये पता चलता है। दूसरा क्या होता है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो होते हैं एमपीपीएससी काफी सारे रिपीट भी करता है, तो अभी पास्ट ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते करते हम उन टॉपिक्स जो उन पास्ट ईयर क्वेश्चन से पूछे गए उनके इर्द गिर्द भी चीजें जान लेंगे, ताकि उससे रिलेटेड या कुछ भी चीज आए तो ये ना रहे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ सिलेबस कवर कर ही नहीं पाते, पूरा ज्योग्राफी पढ़ लिया लेकिन छूट गया हमसे, रिवाइज नहीं कर पाए, याद नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट ये गलती ना हो कि पिछले साल आया था वो चीज जानते हुए भी हम उससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आया तो वो हम नहीं कर पाए। इसलिए पास्ट ईयर क्वेश्चन से, तीसरी चीज पास्ट ईयर क्वेश्चन से क्या हेल्प मिलेगी, स्ट्रेटेजी, हर चीज नहीं रटी जाती है, ठीक है ना, कि आप हर चीज रट के बस छापना है और एकदम कंठस्थ रटना है। एलिमिनेशन मेथड भी होता है कि जैसे 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, 2 आपने एलिमिनेट कर दिया कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, अब ये डायरेक्ट नहीं है कि सीधे पूछा कि अर्थशास्त्र किसने लिखी थी तो अपन ने मार्क कर दिया कौटिल्य, ये तो डायरेक्ट है। पर हो सकता है कि आप तुक्का लगाने के लिए जैसे फॉर एग्जांपल जेम्स प्रिंसेप दे दिया या 1-2 बंदों का नाम और दे दिया, ठीक है ना, कालिदास दे दिया, तो आप इमेजिन कर सकते हो कालिदास कहां से अर्थशास्त्र, कालिदास तो पोएट थे, वो तो ऐसी अभिज्ञान शकुंतलम और ये सब चीजें लिखा था, तो आपने एलिमिनेट कर दिया। जहां 2-1 ऑप्शन एलिमिनेट हुए तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं राइट आंसर होने के। 4 ऑप्शन है कि तो कितना रहता है, 25% पर आंसर का सही होने का चांस, और अगर 2 आपने एलिमिनेट कर दिया किसी कारण से और 2 ही बच्चे तो 50%, तो तुक्का मारेंगे भी तो थोड़ा सा गेस लगा के मारेंगे, ठीक है। ये आपको सब अभी सब समझ में आएगा जब मैं आपको पीवाई क्यूज करवाऊंगा तो, ठीक है। तो देखिए इसका पहले सिलेबस जान लेते हैं क्या क्या है। एक तो फिजिकल ज्योग्राफी जो आपकी 11th की एनसीईआरटी का नाम ही है, फिजिकल ज्योग्राफी, है ना। फिजिकल फीचर्स जो आपने सबने बताए कि लैंड फॉर्म्स ये सब चीजें, ठीक है, फिजिकल फीचर्स में रिवर्स, है ना, और नेचुरल रीजियंस किस तरीके से, जैसे आप एमपी ज्योग्राफी हो गया ना आपका, तो एमपी ज्योग्राफी में आपने पढ़ा कि इतने फिजिकल डिविजन्स हैं, ये सब है, नर्मदा वैली, है ना, ये सब, तो वैसे ही इंडिया और वर्ल्ड के नेचुरल रीजन्स, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या मिलते हैं, यही आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ गई, ठीक है। फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्सेज, वाटर, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क, सेंचुरी, सफारी, ये पूछता ही पूछता सवाल है। इसमें क्या करना है अपने को, रटना है चीजें, नेशनल पार्क के बारे में थोड़ा बहुत जानना और सीधे चीजें रटनी है, नाम उनके रटने, सेंचुरी, सफारी। सोशल ज्योग्राफी जिसमें पॉपुलेशन रिलेटेड डेमोग्राफी, ये वर्ड ऐसा लिखा हुआ है पॉपुलेशन रिलेटेड डेमोग्राफी, इसका मेन क्या पर्पस है, सेंसस 2011, ठीक है, अभी 2021 नहीं आया है, 2011 सेंसस रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ में एज, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, मतलब जरूरी नहीं जो लिखा है सिर्फ वही, चाइल्ड सेक्स रेशियो भी आ जाएगा, ठीक है। फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी जिसमें नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, इंडस्ट्री पढ़ेंगे कहां कहां पर कौन सी पाई जाती है, ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, है ना, रोडवेज, जैसे नेशनल हाईवे वगैरह पूछ लेता है, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट हमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है इतनी सारी चीजें कि घुसने को हमको बहुत महीने लग जाए, पर हम कोशिश करेंगे कि
कुछ ही क्लासेस में, करीब मतलब 30 क्लासेस में, 30-35 क्लासेस में हम ये पूरा निपटा लें एग्जाम पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, कि वहां पर ऑप्शन दिखे तो हम टिक करके आ पाए। फिर इसके बाद कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, थोड़ा सा हम इस पे बेसिक्स यहां से चालू करेंगे, क्योंकि जब तक देखिए मैं आपसे जैसे फॉर एग्जांपल आपसे किसी से भी आपसे पूछता हूं आप अपना एड्रेस बताइए, क्या बताती हैं आप अपना एड्रेस? मतलब वैसे ही बता दीजिए, ऊपर ऊपर से मोहल्ला बता दीजिए, हाउस नंबर नहीं पब्लिक नहीं नीड करना है अपना घर का एड्रेस, तो ऐसी होता। कोलार रोड भोपाल, भोपाल के आगे बढ़िए, मध्य प्रदेश, उसके आगे बच्चों को बच्चे करते हैं ना ये, आगे चलते आते हैं, इंडिया के बाद बोलिए बोलिए, आप भी बोलिए। एशिया, एशिया के बाद इंडिया में भी आप ये जा सकते हो कि साउथ एशिया, ठीक है ना, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फिर और ऊपर एशिया, एशिया क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, उसके ऊपर अर्थ, धरती, फिर और मिल्की वे गैलेक्सी, फिर और यूनिवर्स। तो ब्रह्मांड पे जाके सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। तो ज्योग्राफी जनरली जो पढ़ाई जाती है और पढ़ी जाती है वो ऊपर से नीचे चालू करी जाती है, ठीक है। आप लूसेंट भी खोल के देखोगे, अगर सीधी सादी बात है, या कोई सी भी किताब देखोगे तो यूनिवर्स से चालू करते हो। पहले चाहता है कि आप बड़े से आके फिर लोकलाइज्ड लेवल पे आप मास्टरी करो। जैसे आपको मास्टरी किस भी करनी है, कौन सी ज्योग्राफी की करनी है? वर्ल्ड ज्योग्राफी की थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत, हर चीज नहीं पता कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में कहाँ का टूरिस्ट नहीं है जो हर चीज पता रहने। फिर उसके बाद इंडिया, फिर इंडिया के बाद और किस पे मास्टरी करनी है? एमपी पे मास्टरी करनी है, ठीक है ना। एमपी में इवन ये तक पता होना चाहिए कि मलाजखंड माइंस कहाँ है, भारवेली माइंस कहाँ पर है, छोटी छोटी चीजें है ना, ये चट्टान कहाँ पर है, ये छोटे से पहाड़ की हाइट क्या है, ये सब चीजें पता करनी है। तो हम अपने ऊपर से चालू करके नीचे, इसीलिए वो जैसे पहले बात चलती है कि इंडियन ज्योग्राफी से चालू करें। तो मेरा ये कहना है कि आप पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं कि लैंड फॉर्म्स होते क्या है, रिवर्स क्यों बहती हैं, कहाँ से बहती हैं, छोटी छोटी चीजें जो है, अगर ये आपको क्लैरिटी रहेगी तो इंडियन ज्योग्राफी इज नॉट अ बिग डील, ठीक है ना। फिर आपको एमपी की ज्योग्राफी भी बिल्कुल समझ में आने लग जाएगी। जैसे नर्मदा रिफ्ट वैली, ये क्यों, तो अगर आप जान लोगे कि रिफ्ट वैली होती क्या है, ब्लॉक माउंटेन्स होते क्या है, कैसे बनते हैं, छोटी सी चीज, फॉल्ट आया अंदर धस गया, ठीक है ना, ये दब गया, तो आपको नर्मदा रिफ्ट वैली आपके एमपी के आराम से समझ में आने लग जाएगी। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्या, ऑर्गेनिक सब्जेक्ट है, इंटरलिंकेज का सब्जेक्ट है, और देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंट्स हो गए, कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज कौन कौन सी हैं, ओशियंस कौन कौन सी, फिर रिवर्स, माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। और बिल्कुल ऊपरी सतह से क्वेश्चन पूछता है, ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, कोई अंदर घुसने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। फिर नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है ना, कि कोयला मेन मेन कहाँ पर मिलता है पूरे वर्ल्ड में, कौन सी क्या बोलते हैं आपका ये सॉइल्स कौन सी कहाँ पर मिलती है, रिसोर्स ही एक सॉइल एक तरीके का, तो उससे एग्रीकल्चर पैटर्न क्या होता है, ठीक है ना, ये सारी चीजें। और फिर लास्ट में अपन ने जो टॉपिक कवर कर चुके हैं अपन, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, वो वापस से जब मैं आपको पढ़ाता था मेंस के लिए तो मैं बोलता था ना कि प्रीलिम्स में ये टॉप 5 टॉप बॉटम और जो बेसिक्स होते हैं, तो वो हम यहाँ पर भी फिर से कवर करेंगे, ठीक है। चलिए अब पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये 2022 का पेपर है। फट रहे हैं क्या पिक्सल्स बहुत ज्यादा? पढ़ते बन रहा है ना? हाँ, यहाँ देखा तो थोड़ा सा फटने सा लग गया, क्योंकि वो उससे ओरिजिनल पेपर से उठाया है। तो देखो, अब आप लोग बताते चलना, ठीक है, हम लोग मिलके सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, और यही सीखेंगे कि अगर हमको कुछ आता है, कितना आता है, उसमें से सवाल निकालना, नहीं आता तो जानेंगे वो क्या चीज है, ठीक है। और अगर बनता है तो क्या क्या स्ट्रेटेजी से बना है, कैसे बना है, तो ये सब चीजें हम चेक करते हैं, ठीक है। आप लोग में से किसने किसने दिया था अभी प्रीलिम्स, पिछले साल वाला? आपने दिया था, आपने दिया था, है ना। तो अब आप यहाँ पर देखना कि कहाँ कैसी गलतियां करी होंगी, अगर वो सवाल बना हो आपने, अगर सही सोच के सही मार्क करा था तो हाँ वो सही है, इसको भी कंफर्म करके कॉन्फिडेंस लेकर आओ अपने अंदर। देखो, ट्रांस बाउंड्री रिवर, रिवर का नाम क्या है? मेकोंग, ऑफ साउथ ईस्ट एशिया डज नॉट, ये चीज अच्छी कि वो थोड़ा सा ऐसे दे देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से दे देते हैं बोल्ड में और इटैलिक्स में, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है इन, इनकरेक्ट, ठीक है ना, नॉट, इन चीजों से बहुत ज्यादा खेला हो जाता है, और पता ही है कट ऑफ जितना ज्यादा जा रहा है और सीट्स कम है तो थोड़ा और क्या कैसा रहेगा, तो उस हिसाब से हमको बहुत क्या बोलते हैं ध्यान से पेपर को करना है, ठीक है। तो आप लोग क्या करा करो, तुरंत गोला मार कर लिया करो इस पे, इन पे नॉट पे तुरंत गोला मार कर लिया पेपर सॉल्व करते समय, ताकि आपका बिल्कुल ध्यान रहे, वरना क्या होता है चौथे ऑप्शन पढ़ते पढ़ते तक हम ये भूल जाते हैं कि नॉट है कि इन है, और फिर हमारे दिमाग में जो सही रहता है कि अरे हाँ हाँ यही सही है, तो वो मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉट और इनको आप सीधे गोला मारा करो, ठीक है। डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ट्रांस बाउंड्री रिवर का मतलब क्या होता है? मैं कहता हूं कुछ भी नहीं पर, एग्जैक्टली exactly. ठीक है ना, तो ट्रांस बाउंड्री, बाउंड्री को क्रॉस कर रही है, मतलब ये रिवर जैसे अपने यहाँ पर लूनी रिवर, माही रिवर, ये यहीं पैदा होती है यहीं खत्म हो जाती है, नर्मदा रिवर इंडिया में पैदा होकर खत्म हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन ब्रह्मपुत्र रिवर वो ट्रांस बाउंड्री, इंदस रिवर काटती है ट्रांस बाउंड्री, वैसे ट्रांस बाउंड्री रिवर मिकोंग। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि आप क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी पे बहुत अच्छी पकड़ होगी तो सब्जेक्ट की क्लैरिटी रहेगी आपको। ट्रांस बाउंड्री रिवर मिकोंग ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, डज नॉट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अब जनरल
जो एक वो एंगल बनता है हमारा, वो क्या बनता है कि मेकोंग के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है मैंने, ठीक है, मेकोंग पढ़ के मैं नहीं गया। अब बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए, गैस मारो। जिसने दिया है वो फिर से गैस मारे, जिसने नहीं दिया तो वो गैस मारे फ्री होके एकदम। गुड मॉर्निंग नेहा। लाओस लग रहा है, और वियतनाम लग रहा है, और बोलो बोलो जल्दी बोलो यार, कुछ इसमें ना नंबर मिल रहा है ना कोई पनिशमेंट है ना कुछ नहीं, बोलते चलो। डी ऑप्शन लग रहा है लाओस आपको। डी आप, वियतनाम बता दिया आपने, आप लाओस, ठीक है। आप लोग लाओस के लिए इतना क्यों कॉन्फिडेंट है? चार लोग लाओस लाओस। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आता है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऊपर का नॉर्थ साउथ, वेस्ट यूएस, वेस्टर्न कंट्रीज वेस्टर्न कल्चर, ठीक है ना, ये दिमाग में रखोगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, ये वेस्ट, और ये क्या चीज हो गई, ईस्ट। हम लोग ईस्टर्न कंट्रीज, जापान लैंड ऑफ राइजिंग सन, ईस्टर्न कंट्रीज, ठीक है ना, चाइनीज सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन, सब ईस्टर्न सिविलाइजेशन, ऐसे याद रहता है। अब अगर ये मेरे को बताओ कि सिर्फ मिकोंग क्या रहा है, कभी नाम भी ना सुना हो, ठीक है ना आपने, पर यहां पर सीधे पूछ रहे साउथ ईस्ट एशिया। आप साउथ एशिया तो पढ़ा है ना आपने, साउथ एशिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशिया में 8 कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी? देखो यहां पर आपको पता है कौन सी कंट्री है, ये क्या है, इंडिया, ये कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान, फिर इससे जुड़ते अफगानिस्तान, ठीक है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये आपका इंडिया हो गया, ये कौन सी कंट्री यहाँ दबी हुई है, यहाँ बे, यहाँ बे, बांग्लादेश नहीं है, नेपाल ऊपर ऊपर, ठीक है ना, नेपाल, फिर यहाँ पर भूटान, भूटान, ठीक है ना, भूटान, सिक्किम के इधर भूटान, फिर यहाँ पर है बांग्लादेश, ठीक है ना, तो ये बांग्लादेश हो गया, फिर ये त्रिपुरा मिजोरम थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है, फिर इसके यहाँ पर म्यांमार जुड़ता है ना, फिर इसके बाद यहाँ पर कौन सा आता है, श्रीलंका, और एक यहाँ पर और आइलैंड है, मालदीव्स, मॉलडीव्स, ठीक है ना, मॉलडीव्स, मालदीव जैसे आप लोग प्रोनाउंस करते हैं, सही है, मॉलडीव्स, ठीक है। तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है, ये साउथ एशिया का रीजन है। अगर ये बहुत बेसिक सी चीज कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया का मैप ही 10 बार देखा हुआ अगर किसी ने भी, तो ये सारी कंट्रीज बनी ही रहती हैं। अगर कभी भी एक्सक्लूसिवली इंडिया का मैप नहीं बना रहता कि सिर्फ इंडिया ही छपा हुआ है, बाकी नेपाल भूटान गायब है। अगर किसी ने इतना भी देख रखा है तो ये पता है जब ये पूरा क्या है, साउथ एशिया, ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा साउथ एशिया है, ठीक है ना, अगर ये पूरा का पूरा साउथ एशिया, तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है, ये ईस्ट है, तो ये क्या, और ये साउथ में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट एशिया। अब इस साउथ ईस्ट एशिया में बेसिकली 11 कंट्रीज आती हैं, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, बोर्नियो, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एक दो और होंगी। तो आप ये सोचो, कहां गया क्वेश्चन, ये देखो, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये सब उधर की कंट्रीज हो गई। बांग्लादेश साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है क्या, कौन सी कंट्री है, साउथ एशियन कंट्री है, तो ऑप्शन क्या है सही, बांग्लादेश, क्योंकि ये क्या पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें मिकोंग रिवर के बारे में कुछ जानने की जरूरत थी क्या, नहीं थी, मिकोंग किसी ने नाम भी नहीं सुना तब भी ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है, एक बेसिक चीज से कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, 8, तो इसका आंसर है, इसका आंसर है सी, ठीक है। तो ये मैं इसीलिए आपको पीवाई क्यूज समझा रहा हूं कि जरूरी नहीं कि आप सब पढ़ के जा पाओगे एग्जाम में, ठीक है, एमपीपीएससी का सिलेबस ही बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हम सब चीजें नहीं, लेकिन हमको क्या अप्रोच, क्या तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है ना, हर चीज नहीं जानते हैं तब भी क्वेश्चन किया जा सकता है। चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे ये है, एटलस माउंटेन्स आर लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो ये 4 कॉन्टिनेंट्स हैं एटलस माउंटेन्स। अब इसमें किसी को अगर पता है तो बता दे आंसर, वरना तुक्का तो हर कोई मार ही देता है। पर ये चीज वैसी वाली है कि जब अपन कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो अपन हर कॉन्टिनेंट के मेजर माउंटेन्स, मेजर रिवर्स, है ना, ये पढ़ते ही पढ़ते हैं, वहां से ये क्वेश्चन था, एटलस माउंटेन्स अफ्रीका में है, ठीक है, या आप पढ़ोगे जब कॉन्टिनेंट्स और ये चीजें तो जान जाओगे। अब आपकी फिर जिम्मेदारी मैं पढ़ा दूंगा यहाँ पर, आपकी जिम्मेदारी है कि याद रखना उस चीज को, ठीक है।
ये देखो नियरली 5000 किलोमीटर्स टिबेटन प्लेटू टू चाइना, ये मिकोंग रिवर के बारे में। तो अब इसलिए ये मैंने डाला कि वो भले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेगा आप, अगली बार कभी क्वेश्चन मिकोंग रिवर उसको पसंद है और पूछ लिया कि कितने कंट्रीज से पास हो रही है, तो 6 कंट्रीज से पास हो रही है। ठीक है, ये चाइना से चालू होती है, म्यांमार, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा, बर्मा बोलते थे। ठीक है, बहुत सारी चीजें सुनते चलोगे, इन्हीं से भी है ना, हर चीज इर्द गिर्द वाली चीजें ही हैं जिससे एग्जाम निकलता है किताब के अलावा। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड। देख लिया ये मैप अच्छे से, देख लो मैप, देख लो अच्छे से एक बार और, कंट्रीज की पोजीशन देख लो, देख लिया, चलो ठीक है, ये आप फिर पढ़ लेना है ना। और फिर ये मिकोंग रिवर साउथ चाइना सी में घुस जाती है, साउथ नीचे। ठीक है, ये देखिए ये आपके 8 कंट्रीज हो गए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, ये सिक्किम है। ठीक है, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका, मालदीव्स। देख लिया अच्छे से, मैप छप गया दिमाग में, छपा मैप, देखो छपा, ठीक है। ये आपका अफ्रीका है, जो अफ्रीका मतलब सिर्फ ऊपर का पोर्शन लिया मैंने, अफ्रीका ऐसा होता है। ठीक है, यहां पर होते हैं एटलस माउंटेन्स, ये यूपीएससी तक में भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। ठीक है, और स्पेसिफिक होगा तो ये कौन से डायरेक्शन में है, अफ्रीका के कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, देख लो एक बार, ये एटलस माउंटेन्स एकदम कोना, इसके इधर पे अटलांटिक ओशियन होता है, अफ्रीका के इधर पे, उधर पे क्या होता है अफ्रीका के उधर पे, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन रहता ना, ओशियंस की बात कर रहे हैं अपन मोटा मोटा। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी, ये रेड सी, ये पर्शियन गल्फ, सऊदी अरेबिया वगैरह सब इसी में ही है। ठीक है, वर्ल्ड मैप भी देखेंगे अपन, अभी हल्का फुल्का दिखाते चल रहा हूं मैं आपको। ठीक है, नाइल रिवर कहाँ की है, इजिप्ट, नाइल रिवर इजिप्ट की है ना, सबसे लंबी नदी है नाइल, है ना। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजोन, अमेजोन कहां पर बहती है, कौन से कंट्री में, ब्राजील, कौन से ब्राजील कंट्री जो कौन से कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन, 90 ईस्ट रिज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस। ठीक है, अब सबसे पहला कंफ्यूजन इंसान को क्या आएगा कि रिज क्या होता है। ठीक है ना, पता है आप लोगों को किसी ने रिज क्या होता है, देखिए जैसे हमारे क्रस्ट जो लैंड सरफेस है, ठीक है, तो उस पर जिस तरीके से माउंटेन रेंजेस बनती है, जैसे कि हिमालयाज है ना, रॉकी इन नॉर्थ अमेरिका, एंडेस इन साउथ अमेरिका। ठीक है, इस तरीके से, तो वैसे क्या होता है, वो प्लेट टेक्टोनिक्स अपन जब पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि 2 प्लेट्स हैं। ये तो आपको मतलब एक बेसिक बता देता हूं कि जैसे पूरी जो धरती पे जो भी लैंड मास या फिर ओशियनिक क्रस्ट है, ओशियन गहरे में भले है, ठीक है ना, पानी भरा हुआ है उसमें, वो गहरे में भले है, लेकिन एक तरीके की पूरी प्लेट है। ठीक है, एक बड़ी बड़ी प्लेट में पूरी पूरी अर्थ का पूरा पोर्शन डिवाइडेड है, तो प्लेट्स आपस में मूव करती रहती हैं, आपस में टकराएंगी, हिलती हैं, तो अर्थक्वेक आता है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं, नीचे जो मैग्मा रहता है वो फटता है, जैसी प्लेट्स दूर दूर जाती है उसको जगह मिलती है निकलने के लिए। ठीक है, या फिर एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे सबडक्ट होती है वजन के कारण, तो ये नीचे जाके जैसे ही वो बाहर निकलता है मैग्मा, तो वॉल्केनो आता है। अर्थक्वेक, वॉल्केनो, फोल्ड्स, फॉल्ट, सब ये प्लेट टेक्टोनिक्स ही इनका बेसिक रीजन है। ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ेंगे कि प्लेट्स के मूवमेंट वगैरह कैसे। ठीक है, तो मेजर यहाँ पर क्या बताना था मेरे को, रिज क्या होती है ना, तो जैसे 2 प्लेट्स अलग अलग होती हैं, ठीक है, तो यहाँ का जो मैग्मा रहता है ये बाहर निकलता है, ये बाहर निकलता है, और आपने देखा ये वॉल्केनो किस तरीके से निकलता है, ऐसे फटके ऐसे ऐसे आता है। ठीक है ना, तो ये फटके इस तरीके से आता है, तो एक तरीके का ये समुद्र के अंदर 2-2 हजार किलोमीटर 2-2 हजार मीटर ऊंचे पहाड़ बनाता है, और कंटिन्यूस पहाड़ बनाता है। मतलब जैसे मान लीजिए पूरा ओशियन है, तो ये ओशियन में ऐसे पूरे, क्योंकि ये 2 प्लेट्स बड़ी बड़ी सबडक्ट हो रही, तो पूरी लाइन से पहाड़ बनते हैं, तो ये रेंज बन जाती है। लाइन से पहाड़ मतलब क्या हो जाता है, रेंज बन जाती है, तो ये माउंटेन रेंजेस ऑन द ओशियनिक क्रस्ट, ओशियन के बेस पे माउंटेन रेंजेस बन जाते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रिज, ओशियन के बीच में रिज बन गई है, मिड ओशियनिक रिज। ठीक है, तो अगर इनको सिर्फ रिज भी बोलेंगे तो भी आप यही समझेंगे कि ये ओशियन के बीच में रिज है। अब ये पूछता है, कई सारी रिज होंगी, जैसे कई सारे माउंटेन्स होते हैं, कई सारी रिवर्स, प्लेटूज, प्लेन्स होते हैं, ये पूछ रहे कि 90 ईस्ट रिज, अब ये कोई समझ नहीं पाए तो इन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया 90 डिग्रीज। लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पता है आपको, पढ़ेंगे भी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं कि जैसे ये 0 डिग्री लाइन हो गई, ठीक है ना, तो इस तरफ क्या हो गया, ईस्ट, और इस तरफ वेस्ट, तो ये पूरी लाइंस जो हैं ये इस कोने से लेकर घूम के पूरे धरती के उस कोने तक 180 डिग्रीज तक जाती हैं। ठीक है, और वैसे ही सेम यहां पर
ये पूरी, ये सब लाइंस इमेजिनरी लाइंस है, ये धरती पे बनी नहीं हुई है, हम अपनी स्टडी के लिए बनाते हैं इंसान, ठीक है। तो ये लाइंस घूम के पूरा 180 डिग्रीज पीछे तक जाती है, ये आगे से देख रहे हैं वो पीछे तक जाती है, ठीक है। तो ये अभी पोजीशन पूछा है 90 डिग्रीज ईस्ट, मतलब यहां अगर 0 डिग्री है तो वो कहीं यहां कहीं पूछ रहा है, ठीक, 90 डिग्रीज ईस्ट रीच। अब क्या हम लोगों को माउंटेन्स तो पूरे याद रहते नहीं है कौन सा कहां है, एमपी तक के याद रहते नहीं है, कि कोई ये याद कर सकता है कि 90 डिग्री ईस्ट रीच कहां पर है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि याद कर नहीं सकता, अगर कोई मिड ओशनिक रिज का टॉपिक अच्छे से चाट के आया है तो उसको पता होगा, क्योंकि ये बहुत वैसी रिज है, अच्छी रिज है ये, मतलब नामी नामी गिरामी रिज है, इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन क्या बोलते, कोई वैसे अगर हम लोग जनरली रिज के बारे में अभी पढ़ रहे हैं तो 90 डिग्री ईस्ट रिज हमें पता हो सकती थी क्या? नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को फिर कैसे सॉल्व करें, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि हर चीज नहीं पता जरूरी है, ठीक है। अब आप देखो, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोई जानता है कितना कितना रहता है? एंड ए हाफ। कितना, ईस्ट की वेस्ट? ईस्ट। इंडिया जो है, इंडिया सब कॉन्टिनेंट ये सब कहाँ लाई करता है? ईस्ट में लाई करता है ना। और हेमिस्फेयर कौन सा है, नॉर्थ की सदर्न? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाइंग करता है। तो जब आप ये जानते हैं कि, और किताब में पढ़ते भी ना, वो पहले की किताबों में आता था नैनी इलाहाबाद से वो लाइन काटते हुए जाती है 5 स्टेट्स को, और अब मिर्जापुर मानने लग गए उस जगह को, है ना। तो आप ये सोचिए, जब ये लाइन यहां से काटते हुए जाती है 82.5 डिग्रीज ईस्ट, तो 82 में 8 और मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। नीचे कौन सी ओशियन है? इंडियन ओशियन है, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा? इंडियन ओशियन। तो ये हमको हर चीज रिज विज कौन सी है, ये सब ऐसे रटने की जरूरत नहीं है, ठीक। ये चीज हो गया, मतलब पढ़ा आपने कुछ है, जानते कुछ है, मिला के एग्जाम में वो 2 घंटे में ये आउटपुट देना है। इसीलिए कहते हैं ना ब्रेन एक्टिव होना चाहिए, वो 2 घंटे डिसाइड करते हैं। भाई आपने 90, कई सारे तो 90 डिग्री ईस्ट रिज भी जाके रट के जाते हैं। एक ऐसी कॉमेडी बताता हूँ, मेरे टाइम की बात है। सिंपल सा सवाल आया था, क्वेश्चन पूछा था कि अपने ये कितने ओशियंस हैं वर्ल्ड में, मतलब हाँ पूरे वर्ल्ड में? 5 ओशियन है, गुड। कौन कौन से गिनाओ? इंडियन ओशियन, हाँ, आर्कटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, और बोलो बोलो। आर्कटिक, अटलांटिक, सदर्न ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अंटार्कटिक। अंटार्कटिक आप गलत करो, आप अटलांटिक और अंटार्कटिक में कंफ्यूज हो। ऊपर वाला आर्कटिक ओशन, नीचे अंटार्कटिक ओशन, बीच में से खड़े 3 ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन। ये 5 हैं, ठीक है। तो वहां बच्चे बाहर डिस्कस करते हैं ना तुरंत पेपर 1 के बाद, तब ऑप्शनल हुआ करता था, मतलब पबैड ऑप्शनल, ये ऑप्शनल, ये अभी जीएस जब से चालू हो गया, मैं उसके और पुराने की बात कर रहा हूँ। तो एक बंदे ने 7 मार्क करके आया था, और उससे दोस्तों ने पूछा कि ये कहाँ पढ़ा तूने, तो बोला वो गाना नहीं सुने, वो 7 समुंदर पार में तेरे पीछे चलिए। ठीक है ना। तो लोग हैं कि जो इधर उधर की सब नॉलेज लगाते हैं, और ऐसे करते भी रहना चाहिए। अब उसको कुछ भी नहीं पता तो अपने हिसाब से 7 का तुक्का मार करके आ गया, ठीक है ना, गलत हो गया वो बात अलग है। अब हम यहाँ सोचे नहीं नहीं हमको ये, मैं लॉजिक वॉजिक क्यों लगाऊं, यहाँ का सुना क्यों लगाऊं, मैं तो सीधे, मेरे को पता होना चाहिए कि 90 डिग्री ईस्ट रीच। तो ऐसे नहीं काम चलता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इन एशिया, सबसे पहले एशिया के कॉन्टिनेंट पे आ जाओ, इज, गोला मार लो, नॉट अ लैंड लॉक्ड कंट्री? थाईलैंड, ओके। आप लोग बताओ। ओके, ठीक है, आप बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी, क्लास खत्म करनी है भाई ये। थाईलैंड है, क्यों? बाकी सारे आपको लैंड लॉक्ड है, इसीलिए मैंने बोला था ध्यान से मैप को देखिएगा। देखिए, एक बार का मैप देखा हुआ 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए उसी साल के, उसी साल के, उसी साल के 2 क्वेश्चंस उन्होंने सिर्फ इर्द गिर्द उसी से उठा लिया। ऐसा हो कि एक क्वेश्चन इस साल आया था, एक क्वेश्चन किसी और साल आया था। सिर्फ साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया का मैप जिसने देख रखा है, तो एक क्वेश्चन वहां वाला सॉल्व हो गया, रिवर मिकोंग वाला, और एक क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया कंट्री वाला, ठीक है। वो पूछ सुपरफिशियल लेवल से ही रहा है, कोई अंदर नहीं घुस रहा है बहुत ज्यादा। लेकिन हम, हमारी कितनी पकड़ है सब्जेक्ट पे, हम कितना अच्छे से पढ़ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने देखा कि नेपाल लैंडलॉक्ड है। अगर किसी ने मैप नहीं देखा तो खुद ही सोच सकता है नीचे से इंडिया है, ऊपर से चाइना दिन भर प्रेशराइज करता रहता है। भूटान का भी यही पढ़ते रहते हैं कि ऊपर से चाइना भूटान पे कैप्चर कर रहा है, ये वो परेशान है भूटान। अब बचा लाओस और थाईलैंड। चलिए मान लीजिए 2 ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दिए, 2 पे आ गए 50-50 चांस पे। तो थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक।
और हर कोई बोलता है भाई तुम अकेले बैंकॉक घूमने जा रहे हो, भाभी जी को भी साथ ले जाओ, तो बोलता है नहीं नहीं नहीं। तो ऑब्वियसली वहां पर बीच है जहां वो दौड़ेगा इधर से उधर, इसीलिए अकेला जा रहा है, ठीक है। फुकेत, हाँ ठीक है। तो ये ऑप्शन अगर किसी ने मैप नहीं भी याद है तो भूटान नेपाल तो जानता ही है, हर कोई इंडिया का मैप देखे रहता है। तो थाईलैंड में बीच है, बैंकॉक उसकी कैपिटल है, बैंकॉक सब सुने रहते हैं कि बीच जाना है, बीच जाना है, बैंकॉक घूमने जाना है। यहाँ से भी वो क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है, जरूरी नहीं कि हर एक कंट्री की पोजीशन छपी हुई हो दिमाग में, ठीक। ये देख लीजिए IST 82.5, ये 90 डिग्री ईस्ट रिज, ठीक है। 90 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है उस पर ये रिज आ रहा है। एक चीज और देख लीजिए, कभी अगर पूछ लिया कि 90 डिग्री ईस्ट रिज जो है तो कहां कहां से पास हो रहा है, मान लीजिए अगली बार यही पूछ लिया, तो ये आप देखिए वेस्ट बंगाल, ठीक। सिक्किम इधर है, सिक्किम से नहीं, वेस्ट बंगाल एक स्टेट से पास हो रहा है बस, और बांग्लादेश को काटते जा रहे हैं, ठीक। और दूसरा यहाँ नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड्स को, ठीक है। 82.5 डिग्रीज ये पढ़ाएंगे, 5 स्टेट्स को काटता हो जाता है, यही देख लीजिए एक बार फिर से दिमाग में छप जाएगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका एक वो भी बनाया था ऐसे ही मैंने, मोकाऊ निमोनिक, है ना। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मोकाऊ, ऐसे करके आप निमोनिक्स बना बना के चीजें रट सकते हैं। ये देख लीजिए एक बार फिर पोजीशन छाप लीजिए दिमाग। ऐसे ही देख लीजिए, म्यांमार के पास भी बीच है, वियतनाम के पास भी बीच है, थाईलैंड के पास भी है, कंबोडिया के पास भी, एक अकेला लाओस ही है जो लैंडलॉक्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। मलेशिया, सिंगापुर, ये ब्रूनी हो गया, ये इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। ये आपका जावा सुमात्रा है ना, सुमात्रा जावा, फिलीपींस, ठीक है ना, ईस्ट तिमोर, ये क्या है, सारी कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक। चलिए, विंड वेलोसिटी, अब ये इंस्ट्रूमेंट्स तो लूसेंट में मेरे ख्याल से दिया रहता है एक पन्ना पूरा रटने के लिए, और इसने जो पूछा बहुत बेसिक सवाल है ये तो मतलब एकदम वो खतरनाक इंस्ट्रूमेंट से पूछ लेता है, कई बार पूछ लेता है कि इस इंस्ट्रूमेंट का या फिर किसने डिस्कवरी करी, इन्वेंशन करी, वो सभी पूछ लेते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। बैरोमीटर क्या बताता है, क्यों हंसी आ रही है, चलो ठीक है, क्या क्या आंसर होगा इसका, 3 मिनिमम, डी, ओके। एनीमोमीटर, आप बताओ, एनीमोमीटर, आप लोग, एनीमोमीटर, ठीक है। बैरोमीटर क्या करता है, प्रेशर नाप लेता है। अगली बार बैरोमीटर पे सवाल आएगा तो बता दोगे ना, प्रेशर, कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, जो एयर कॉलम ऊपर से दबाव मार रही है, ठीक है ना, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया बैरोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या करता है, हाँ, वाटर रिलेटेड है, हाइग्रो है वो, हाइड्रो थोड़ी है। किस चीज के लिए, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी नापता है, ठीक है। जो बोलते हैं ना आज बहुत उमस हो रही है, तो एक एक हाइग्रोमीटर ला लो, नाप लो कितनी उमस हो रही है, ठीक है। टेक्निकली हाइग्रोमीटर क्या नापता है, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी की जगह मैं दूसरी चीज क्या बोलूं, कि वो एयर में वाटर वेपर के, उसको वाटर के कंटेंट को नापता है, मतलब वाटर वेपर देखता है, ठीक है ना, कि एयर में वाटर कितना है, वाटर वेपर, मतलब वेपर फॉर्म में है वाटर वेपर, तो वाटर है तो वाटर वेपर कहलाता है, ठीक है ना। तो हाइग्रोमीटर क्या नापता है, लिख लीजिए, थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिए, सही कर रहे हैं आप लोग, ठीक है ना। ये सब चीजें किताबों में मिलेगी, यहीं लिख लीजिए, यहीं पढ़ लीजिए, ताकि ये चीज वहां जब पढ़ो तो बोलो कि अरे हाँ ये तो मेरे को पता, आगे बढ़ो, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या हो गया, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी नापता है। फिर मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, ऑब्वियसली थर्मोमीटर क्या करता है, टेम्परेचर। मैक्सिमम मिनिमम क्या करता है, बताता है कि हाईएस्ट कितना रहा आज का, लोवेस्ट कितना रहा, मैक्सिमम कितना रहा। एनीमोमीटर, देखो यहां पर एक टर्म है विंड वेलोसिटी, वेलोसिटी जो है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है ना, एक स्पीड रहेगी और डायरेक्शन, ये दोनों मिलकर क्या बनता है, वेलोसिटी। तो एनीमोमीटर में अगली बार कभी क्वेश्चन आ जाए कि विंड स्पीड कौन नापेगा, तब भी एनीमोमीटर, विंड डायरेक्शन कौन नापेगा, तब भी एनीमोमीटर। विंड वेलोसिटी पूरा एनीमोमीटर नापता है, किस डायरेक्शन में कितनी स्पीड से विंड बह रही है, ठीक है ना, वो चीज को क्या नापती है, एनीमोमीटर, ठीक है ना। स्पीड, डायरेक्शन, वेलोसिटी सब बताएगा आपका एनीमोमीटर। हाइग्रोमीटर क्या बता रहा है, ह्यूमिडिटी बता रहा है, ठीक है। आपने सही बताया, हाइड्रो करके भी एक होता है हाइड्रोमीटर। अब ये मेरे को यहीं पर बताओ कि हाइड्रोमीटर क्या बताता है, सिर्फ मैं जी को जो है तो डी कर दूंगा, हाइड्रोमीटर क्या बताता है, स्पीड ऑफ वाटर, कि हाइड्रो है तो मीटर, मीटर लगा के नाप लिए स्पीड। डेंसिटी, लिख लो इसको, विस्कोसिटी ऑफ ए लिक्विड या फिर डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड, कोई भी टर्म है, विस्कोसिटी आए या डेंसिटी आए, वो क्या बताता है आपका, हाइड्रोमीटर। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब लिक्विड,
पानी, ठीक है ना, वो आपके बता रहा है विस्कोसिटी या फिर डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। क्लियर हो गया ये चीज? ठीक है, तो एक सवाल के साथ ये भी पता चल गया और 3-4 चीजें और सीख ली। सुंदरबंस आर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट? तो फॉरेस्ट था ना हमारे उसमें सिलेबस में, ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? डी। ओके, है क्या नहीं आप बताते जाओ, आप मार्क करो, एग्जाम में तुक्का मार रहे हो मान लो, मार्क करो, पता है तो सही मार्क करो, जल्दी बताओ, बताओ, अकड़म तिकड़म क्या लगा रहे हो? 80-90 पूरे 100, बताओ बताओ। ड्राई डेसिडुअस, ठीक है, ओके, गुड, याद आ रहा है? दिमाग लगाओ, रट्टा नहीं होगा भाई, दिमाग लगाओ, दिमाग, रट्टा याद आ रहा है सुंदरबंस? चलो ठीक है, बताओ ड्राई डेसिडुअस क्यों, क्यों बताया ड्राई डेसिडुअस? ओके चलो ठीक है, आप नहीं बता पा रहे आप? सी ऑप्शन, सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, आपने ड्राई डेसिडुअस, आप ड्राई, आप डी बताया था, कब बताया था? चलो देखो, ट्रॉपिकल का मतलब लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक्स 23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है ना? ओके, सॉरी मैं ऑनलाइन नहीं देख पा रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं है, पर आप लोग अपने से भी आंसर लिख के भी जज करते रहिएगा यहाँ से, है ना, आपके वो चीजें, और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो वहां पर कमेंट करिएगा। ओके, तो क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल जो हो गया वो बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ठीक है, इक्वेटर के पास, गर्म जगह, ठीक है, ड्राई है, सूखा हुआ है। डेसिडुअस का मतलब क्या होता है? एग्जैक्टली exactly. एवरग्रीन और डेसिडुअस ये दो चीज के फॉरेस्ट होते हैं। एवरग्रीन मतलब हमेशा है, और डेसिडुअस मतलब कंपल्सरी वंस इन अ ईयर वो अपने लीव्स को शेड करेगा। इसका वर्ड डेसिडुअस का मतलब यही है, ठीक है। जैसे अपन लोग जाते हैं ना अभी, तो पूरा गर्मी के मौसम जैसे आता है तो स्प्रिंग सीजन में सब पत्ते झड़ जाते हैं। क्यों झड़ते हैं पत्थर, पत्थर बोल रहा हूं, पत्ते? मॉइस्चर को बचाने के लिए, क्योंकि लीव्स के थ्रू ही वाटर इवेपोरेट होता है। चलिए यहीं पर एक चीज और पूछता हूँ, क्या बोलते हैं वाटर के गर्म होकर उबलने को क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन। वो पत्तियों से होता है तो क्या बोलते हैं? सिर्फ पेड़। प्रेसिपिटेशन रेनफॉल होती है, ठीक है। यहाँ उड़ने की बात कर रहे हैं, वो वेपर होके उड़ जाता है। प्रेसिपिटेशन में जो चीज वेपर में है वो कूल डाउन होके बारिश बन के गिरती है, वो प्रेसिपिटेशन है। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस नहीं, ऑस्मोसिस अलग चीज है, मैं बता चुका हूँ, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जब वो वाली एनर्जी पढ़ाई थी तब, ओशियन टाइडल वाली। बोलो बोलो, ट्रांसपीरेशन, सुना हुआ है, सब आपने सुना हुआ है, ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना, ट्रांसपीरेशन थ्रू लीव्स, ठीक है ना। ये सिर्फ एक वर्ड अकेला सिर्फ पेड़ों के लिए होता है, बाकी सब जगह पानी उबल के जो गायब होता है उसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन, ठीक है, ट्रांसपीरेशन, ठीक। तो डेसिडुअस भी हो गया, फॉरेस्ट भी हो गया, ये बिल्कुल सही आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जोन में लाई करता है, तो ये मैक्सिमम फॉरेस्ट जो इंडिया के हैं वो क्या है? यही है, ट्रॉपिकल ड्राई या फिर ट्रॉपिकल वेट, है ना। डेसिडुअस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट जहां जहां पर है कम है, ठीक है, जैसे वेस्टर्न घाट्स में है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, थोड़े बहुत नॉर्थ ईस्ट रीजन में जहां पर लपक के बारिश होती है तो वो एवरग्रीन रहते हैं, ठीक है। चलिए ये ऑप्शन कंसिडर किया जा सकता है। एल्पाइन फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट क्या होते हैं? एल्पाइन ट्री, पाइन ट्री, पाइन से आप बोल रहे हो, पाइन, फर, स्प्रूस, देवदार, है ना, ये सब बोल रहे हो। एल्पाइन, एल्पाइन जो है ये बेसिकली माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पर। हाँ, सूड, स्नो देखिए, हाँ बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, पर हर माउंटेन का भी क्या बोलते हैं? ऑल्टीट्यूड के हिसाब से, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट के हिसाब से क्या रहता है? डिमार्केशन रहता है वेजिटेशन का। जैसे यहाँ पर स्नो हर जगह नहीं दिखती, मान लीजिए स्नो लाइन है जिसके ऊपर स्नो रहेगी, ठीक है, फिर यहाँ पर है पूरा फॉरेस्ट एरिया, पेड़ों को उगने के लिए क्या चाहिए? अच्छी गर्मी, ठीक है ना, तो यहाँ नीचे हीट मिल रही, लेकिन ऊपर जाते हैं तो ठंडी होती है, वही चीज -6.4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हीट लॉस होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर चलते जाते, ठंडा होता जाता है ऊपर ऊपर ऑल्टीट्यूड में। तो इनके बीच में जो रीजन रहता है ये ग्रास लैंड्स और बहुत छोटे छोटे पेड़, ठीक है ना, क्योंकि ठंड भी है पर इतनी ठंड भी नहीं कि बर्फ जम जाए, तो ये एल्पाइन फॉरेस्ट का रीजन रहता है, ठीक है। ये जनरली हमारे इंडिया में 3000 मीटर्स मतलब 3 किलोमीटर
के ऊपर जब पहाड़ निकलते हैं, पहाड़ है इतने ऊंचे, माउंट एवरेस्ट तो 8,848 मीटर ऊंचा, 8 साढ़े 8 किलोमीटर ऊंचा। तो जब इस हाइट के ऊपर निकलते हैं तो फिर पेड़ ये वाले एल्पाइन फॉरेस्ट चालू हो जाते हैं, ठीक है। हिमालयस वगैरह में आपको ये दिखेंगे एल्पाइन फॉरेस्ट। चलिए एल्पाइन फॉरेस्ट, तो आपको लगता है कि यहाँ पर क्या बोलते हैं सुंदरबन, सुंदरबन का लोकेशन पता है आपको? राजस्थान नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टाइक रीजन है ना, तो वहां पर जो मिट्टी पूरी इकट्ठा होकर आती है, तो उस फर्टाइल लैंड में ये पेड़ उग रहे हैं। सुंदरबन से कहता था, कौन से पेड़ के कारण सुंदरबन बोलते हैं इनको? सुंदरी, सुंदरी पेड़, ठीक है ना। तो ये अल्पाइन फॉरेस्ट हो गया। तो ये यहां पर होगा क्या? आप सोचो वेस्ट बंगाल की गर्मी और ये सब चीजों में पहाड़ी इलाका है क्या? नहीं। तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट, पाइन यही है एल्पाइन वाली जिनकी नुकीली पत्तियां रहती है, कोनीफरस फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं, वो ऐसे दिखते हैं, ये सब पेड़ रहते हैं ना। मूवीज में देखा होगा, वो पहाड़ियों में अगर हीरोइन भाग रहे हैं, हीरो भाग रहे हैं, तो वो ऐसे ऐसे बिल्कुल धुंध छाया रहता है, बादल बादल से रहते हैं। तो ये वाले जंगल रहते हैं पाइन फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो क्या वो है ये सुंदरबंस? वहां पर मिलेगा क्या आपको? एकदम नहीं, ठीक है। फिर ये फॉरेस्ट के नाम बताइए, नाम से क्लैरिटी जरूरी है। लिटोरल और टाइडल फॉरेस्ट क्या होते हैं? लिटोरल फॉरेस्ट, ठीक है। देखिए टाइडल फॉरेस्ट वो वाला एरिया जहां पर टाइड्स आ रहे हैं। टाइड्स वही हो गया कि ऑल्टरनेट राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ठीक है। तो हमको ये भी पता है लोकेशन कि क्या बोलते हैं सुंदरबंस कहां पर है, ठीक है ना। यहां पर है, यहां पर रिवर गम्मा ब्रह्मपुत्र, और ये क्या चीज है? बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये आ गया, ये इंडियन ओशियन और ये सब चीजें तो यहां पर है। तो अब हम ये चीजें तो है कि यह पहाड़ी इलाका नहीं है, इतना ऊंचा नहीं है, तो ये दो ऑप्शन है। अब इन दो में से चुनना है, ठीक है। तो टाइडल फॉरेस्ट, अब देखिए यहां पर पानी है, टाइड्स पानी में ही आता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये जो पानी के कारण मतलब पानी का उठना नीचे होना, ये जिस एरिया में ऐसा हो रहा है और वहां पर जो फॉरेस्ट है उनको क्या बोलते हैं? टाइडल फॉरेस्ट। लिटोरल का मतलब ये होता है कि अलोंग द कोस्ट लाइन, तो ये चीज भी है, कोस्ट है एक तरीके से, इधर पूरा पानी, ठीक है। और इन्हीं फॉरेस्ट को एक टर्म और बोला जाता है मैनग्रूव फॉरेस्ट। अब तो आपको याद आ गया सुंदरबंस, ये आपने कहीं ना कहीं सुना होगा कि सुंदरबंस मैनग्रूव फॉरेस्ट है, ठीक है ना। अगली बार हो सकता है ये टर्म देके पूछ ले, मैनग्रूव फॉरेस्ट। समझ में आ रहा है ना? बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है। मैनग्रूव फॉरेस्ट, तो देखिए मैनग्रूव फॉरेस्ट मतलब कौन सा फॉरेस्ट होता है? जिसमें, वो तो टाइडल फॉरेस्ट हो ही गया। मैनग्रोव का मतलब ये होता है फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर। सॉल्ट वाटर का दूसरा नाम क्या होता है? ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर, BRA, ब्रैकिश, ठीक है। सॉल्ट वाटर, ब्रैकिश वाटर, मैनग्रोव एरिया, हाँ ठीक है, गुड। ट्रांसपीरेशन, गुड राखी, ठीक है। तो जहां जिस रीजन में ये दोनों मिलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर, रिवर्स का फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर ऑफ द ओशियंस, ठीक है ना। तो ये दोनों जिस एरिया में मिलते हैं उस जगह के फॉरेस्ट को क्या बोलते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है। तो मैनग्रोव फॉरेस्ट, तो देखिए यहाँ पर बे ऑफ बंगाल का सॉल्टी पानी, सॉल्टी पानी को बोलते हैं ना, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर टू ड्रिंक, है ना, आयरनी है ये। और यहाँ से ब्रह्मपुत्र और गंगा, मेघना, जो भी रिवर्स है उनका डेल्टा जो बनता है, तो ये दोनों आके मिक्स होती है इस जगह पर जो पानी मिलता है, वो इसके कारण उनको क्या बोलते हैं? मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है ना। तो ये लिटोरल टाइडल मैनग्रोव, ये इसका सही आंसर है, ठीक है ना। इतना जनरल ये मत करो, इतना जनरल ये क्लास के अंदर मस्ती नहीं, ठीक है, थोड़ा सीरियसली बैठो। इतना क्या बोलते हैं, जनरल ये नहीं पूछेगा सिंपल, क्योंकि ये ओवरऑल इंडिया का है। वो किसी स्पेसिफिक फॉरेस्ट के बारे में पूछ रहा है कि सुंदरबंस के बारे में बताए, जैसे नीलगिरी फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट, है ना, तो वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है ये देख लीजिए, ये है सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट। कौन सा क्या बोलते हैं एनिमल सबसे ज्यादा पाया जाता है? वैसे तो सब पानी है तो क्रोकोडाइल ही मिलेगा, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है ना, अपना जो नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया है, ठीक है, वो यहाँ पर मिलता है, रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है। सुंदरबंस, ये देख लीजिए लोकेशन, बिल्कुल यहाँ पर। तो ये सुंदरबंस सिर्फ अपने इंडिया का ही नहीं है, बांग्लादेश का भी पार्ट है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये थोड़ा वहां का पॉइंट जो है इस तरीके से, काफी वाइडर एरिया। सुंदरबंस आपको पता होना चाहिए सबसे लार्जेस्ट मैनग्रोव है पूरे वर्ल्ड के, ठीक है। तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट भी है, मतलब वो ऐसी चीजें नहीं पूछ रहा कि घुस के कुछ भी उठा के पूछ ले रहा है। जिस चीज की वैल्यू है, जो चीज आपको पता होना चाहिए, जो चीज इंपॉर्टेंट है, उसी को ही पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है।
चलिए एक मैं यहीं पर और चीज क्लियर कर देता हूँ, ये क्वेश्चन ही बहुत पोटेंशियल रखता है, चूंकि हम सुंदरबंस यहाँ पर पढ़ रहे हैं डिटेल में, तो हमको आगे ना पढ़ना पड़े, तो यही एक चीज बताता हूँ। देखिए क्या बोलते हैं, सॉल्ट जो रहता है वो किसी भी चीज में घुसेगा तो वो फुला के उसको मार देगा, ठीक है ना। तो पेड़ों को चाहिए तो फ्रेश वाटर ही, है ना। तो वो कैसे हो पाएगा कि क्या बोलते हैं फ्रेश वाटर खींच सके, पहली चीज। और दूसरी चीज जो है कि क्या बोलते हैं उनको एयर भी चाहिए। अब हाई टाइड के कारण ये डूब जाते हैं काफी सारे पानी में, पेड़ की जो जड़े वड़े और सारी चीजें ये, और लो टाइड में फिर और सूख जाता है इसी तरीके का। तो इन दोनों चीजों के कारण ये डेवलप करते हैं स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स, ठीक है ना। तो इनके नाम हमको पता होना चाहिए। देखिए एक तो ये जैसे प्रॉप रूट्स होता है, प्रॉप रूट्स बनियन ट्री में देखा होगा आपने, ये जो एकदम कहते हैं ना यहाँ पर फांसी लगा ली थी किसी ने इसलिए आत्मा लटकती है इसमें इसलिए ऐसा होगा, ऐसा नहीं है ये, ठीक है ना। ये सपोर्ट सिस्टम है। पेड़ की जो ब्रांचेस होती है इतने बड़े हो जाते हैं, इतने वाइड हो जाते हैं कि इनको सपोर्ट चाहिए रहता है, और सांस लेने के लिए और ज्यादा रूट्स चाहिए रहते हैं, ठीक है, जो एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये ब्रांचेस से ही रूट्स निकलती हैं और जाके धरती पर वो जाती हैं। तो ये इससे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जो ब्रांचेस रहती है वो न्यूट्रिशन भी खींचती है सॉइल से, ऐसा नहीं कि पहले रूट सिस्टम से फिर पूरे पेड़ में बटेगा, वहां से भी खींचना चालू कर देती है ब्रांचेस, और दूसरा एक सपोर्ट सिस्टम भी बन जाता है, तभी ये पेड़ इतने मजबूत हो जाते हैं। तो इनको बोलते हैं प्रॉप रूट्स, ठीक। और एक होते हैं स्टिल्ट रूट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके उसमें अगर आ जाए कि प्रॉप रूट्स या फिर स्टिल्ट रूट्स बिलोंग टू विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट, और वही 4 फॉरेस्ट दे दें, अल्पाइन, मैनग्रोव, टाइडल, लिटोरल, ये करके, तो आप लोग अब लगा लोगे ना, लिटोरल कोस्टल एरिया के कारण लिटोरल बोलते हैं, मैनग्रोव वही कोस्टल एरिया की वो चीज है कि फ्रेश और क्या बोलते हैं सॉल्ट वाटर जो है तो मिक्स होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपका टाइडल फॉरेस्ट, वो कोस्टल एरिया का ही स्पेसिफिकेशन है कि हाई एंड राइज एंड फॉल ऑफ वाटर, ठीक है। स्टिल्ट रूट्स ये देखिए ऐसे रूट्स होते हैं, ये ब्रांचेस हैं ट्री की, स्टेम, ठीक है ना, लेकिन इन्हीं से ही रूट्स निकली और धरती पकड़ ली, तो डायरेक्ट फीड भी ले रहा है और सपोर्ट सिस्टम भी अपना स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है। और एक टर्म और होता है न्यूमेटोफोर्स, ठीक है। ये फोर्स तो ठीक है, ये बेसिकली पोर्स होते हैं, ये रूट्स वो वाले रूट्स का, हाँ हाँ एग्जैक्टली, ठीक है ना। ये जैसे क्या होता है कि जब ये डूब जाते हैं बहुत ज्यादा पानी में, तो वहां पानी में डूबे हुए हैं कोस्टल एरिया में, तो जड़ें अपनी फैला के यहां से निकाल ली कि भाई सांस आती रहे, एयर का एक्सचेंज होता रहे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता रहे कंटिन्यूसली। तो ये भी नोट कर लीजिए, ये सब किसके किसके, ये सब किसके स्पेशल रूट्स हैं, ये सब मैनग्रोव फॉरेस्ट, ठीक है ना। सुंदरी ट्री और भी नाम होते हैं, पर मैनग्रोव फॉरेस्ट के स्पेशलाइजेशन है, रूट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो आपके स्टिल्ट रूट्स और प्रॉप रूट्स जो हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, ये वाले नीचे से ऊपर की तरफ, ये रूट्स उगे हुए इतने सारे, इन्हीं पेड़ों की हैं जड़ें, यहां से निकल रही, क्यों, सांस लेने के लिए। इनमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज चलता रहता है, भले वो पानी में वहां डूबे पड़े हो, ठीक है। कर लिया नोट न्यूमेटोफोर्स। तो अगर यही पूछता कि न्यूमेटोफोर्स किस चीज से रिलेटेड है, तो रूट से रिलेटेड है, बिल्कुल बिल्कुल। जो चीज पानी के अंदर डूबी हुई है वेटलैंड, लैंड जो वेट है, मैक्सिमम टाइम वेट पड़ा हुआ है, वो वेटलैंड, पानी के अंदर जो डूबा पड़ा है वेटलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, डेमोग्राफी वाला आ गया ना टॉपिक, मतलब मैं आपको भी बता रहा हूँ कि वो सिलेबस से ही पूछ रहा है, इधर से उधर सवाल ऊपर ऊपर से ही पूछ रहा है। तो सेंसस 2011 पूरा एक मेजर टॉपिक है, सोशल ज्योग्राफी डेमोग्राफी ऑफ इंडिया देखा था, तो सेंसस 2011 रटा होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि अभी सेंसस 2021 नहीं आया है, वरना उसमें इतना डेटा रटना पड़ता, आपको भर भर के इतना डेटा रटना पड़ता, ठीक है ना। और सेंसस 2011 का डेटा अब लिमिट हो चुका है, हो चुकी स्टडी जितनी भी होनी थी उस पर, वही टॉप 5 टॉप बॉटम 5, वही 5 भी नहीं, टॉप और बॉटम पता हो बस, ठीक है। चलिए 2011 से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। एक होता है कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसकी है, ठीक है, एब्सोल्यूट नंबर्स में। एक होता है कि पॉपुलेशन सबसे ज्यादा किसी स्पेसिफिक ग्रुप की, जैसे फॉर एग्जांपल एसटी की पॉपुलेशन या एससी की पॉपुलेशन, तो उसमें एब्सोल्यूट नंबर। एक होता है परसेंटेज, कि अगर इतना है तो उसमें कितने परसेंटेज, तो उसके मैक्सिमम मिनिमम। और ये पूछ रहे ग्रोथ रेट, रेट मतलब पिछले सेंसस के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है, तो ये किस चीज में रहेगा, ये वैसे देखा जाए तो परसेंटेज में, एब्सोल्यूट नहीं, परसेंटेज। ये रेट पूछ रहा है कि 2011 में जब 10 साल पहले सेंसस हुआ था, उसके हिसाब से सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है उसके कंपैरिजन में, तो परसेंटेज, ठीक है। बताइए, ये रटने वाली चीज है, फिर भी आप बताइए। मेघालय, ठीक है सही है, मेघालय इसका था। जनरली लोग जिनको नहीं पता होगा वो क्या मार्क करके आएंगे, बिहार मार्क करके आएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ये चीजें पता होनी चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया दैट एक्ट्स एज अ बाउंड्री और अ ट्रांजिशन जोन, या एक बार क्लास में मैंने बताया था आप लोगों को, बाउंड्री और अ ट्रांजिशन जोन
बिटवीन टू इकोसिस्टम्स इज नोन एज इकोटोन। ठीक है, मैं समझाता हूं जिसको नहीं पता तो। देखिए क्या होता है इकोसिस्टम का मतलब, क्या होता है इकोसिस्टम मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा इकोसिस्टम यूनिवर्स, और माइक्रो लेवल पे आप कितना भी चले जाओ। जैसे क्या ये क्लास एक इकोसिस्टम है? बिल्कुल है। आप सब मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, मैंने पेन पकड़ रखा है, आप चेयर पे बैठे हैं, आप लोग नॉन लिविंग थिंग से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये पूरी क्लास भी क्या है, एक इकोसिस्टम है। ठीक है, अब हर एक इकोसिस्टम की एक स्पेसिफिकेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास की इकोसिस्टम की स्पेसिफिकेशन है कि हम सब स्टूडेंट्स टीचर वाले हैं जो हम पढ़ाई कर रहे हैं एमपीपीएससी के लिए। नेक्स्ट रूम यही हो सकता है, वो एक इकोसिस्टम होगा, लेकिन जैसे नीचे वाला बैंक है, उसके नीचे पार्लर है, तो ये सब अलग अलग इकोसिस्टम्स है। उन लोग भी आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनका इंटरेक्शन अलग टाइप का है। ठीक है, उनका लिविंग बींग्स का आपस में इंटरेक्शन अलग टाइप का, नॉन लिविंग बींग्स का आपस में इंटरेक्शन, जैसे हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को छू नहीं रहे, वहां पार्लर में दे धनादन तेल मालिश सब चल रही है, तो वो अलग टाइप का इंटरेक्शन है। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं हर इकोसिस्टम अपने आप में अलग है। इंसान खुद में अपने आप में एक इकोसिस्टम है, न जाने कितने वायरस बैक्टीरिया हर चीज लेके घूम रहा है। ठीक है, और फिर नॉन लिविंग थिंग्स, कपड़े ये सब चीजें ही पहन रखी है, डेड ये सब नाखून वगैरह नॉन लिविंग, बाल वगैरह नॉन लिविंग। तो हर चीज को इकोसिस्टम, कोरल रीफ्स अपने आप में एक इकोसिस्टम है। ठीक है ना, मतलब हर चीज का इकोसिस्टम, वो आपके ऊपर है कि आप कितना क्लासीफाई कर ले जाओ। अब एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जब जाते हैं तो बीच में क्या होती है, एक बाउंड्री बनती है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि वो बाउंड्री इतनी डिमार्केट, उसको क्लियर करना, क्लियर डिमार्केशन नहीं होता है, सिर्फ एक लाइन नहीं खींच जाती कि भैया इस कमरे के उधर एक अलग इकोसिस्टम है, उस कमरे के इधर। हो सकता है दो चार लोग यहाँ खड़े हो जाएं, बैंक वाले आके खड़े हो जाएं, तो एक ग्रुप टाइप का बन गया। तो एक जोन होता है, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर जोन को क्या बोलते हैं, इको टोन। ठीक है, इको टोन बोलते हैं। एक चीज और यहीं पर फिर से बता देता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक इकोसिस्टम, या फिर बायोम भी बोलते हैं, बायोम मतलब लाइफ, जो इस तरीके से बायो मतलब लाइफ। ठीक है ना, इकोसिस्टम 1 है, ये जोन क्या कहलाएगा, इको टोन, इको टोन अभी बताया ना, इको टोन है ना, ये इकोसिस्टम 2 हो गया। तो जनरली हम जब अर्थ के बारे में पढ़ते हैं इकोसिस्टम, तो हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स इन बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायो मतलब लाइफ, और इसकी कितनी डाइवर्सिटी है। जैसे हम सब लोग डाइवर्स, अलग अलग जगह से आए हैं, अलग अलग घर से, इस तरीके से डाइवर्स, अलग अलग लोकेलिटी से, अलग अलग कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजियन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो ये डाइवर्सिटी है। ठीक है ना, लाइफ फॉर्म की डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। तो प्लांट्स और एनिमल्स, तो हो सकता है कि यहाँ पर ग्रास उगती हो, ठीक है, और हो सकता है यहाँ पर बड़े बड़े फॉरेस्ट उगते हो। सॉइल का अलग हो सकता है, पानी की अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्लाइमेट अलग हो सकता है, जिसके कारण यहाँ पर रेनफॉल होती हो, यहाँ पर नहीं होती हो, है ना। तो अब इनके बीच का जो रीजन रहेगा, यहाँ पर ग्रास भी रहेगा और यहाँ पर पेड़ भी रहेगा। तो बताइए किसकी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है, किसकी बायोडाइवर्सिटी रिच है, इकोटोन की, दोनों की मिक्स है। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ ग्रास लैंड में हाथी घूमते हो, ठीक है ना, और पेड़ों के बीच में क्या बोलते हैं, रैबिट्स, शेर सब रहते हैं, और यहाँ ग्रास लैंड और पेड़ की हर सारे मिक्स हैं, तो यहाँ पर रिचनेस हो गई। तो अगर ये कभी स्टेटमेंट आता है, या फिर इन जनरल भी जाने कि इकोटोन की जो बायोडाइवर्सिटी है वो ज्यादा रहती है अपने रिस्पेक्टिव जो भी इकोसिस्टम्स हैं उनसे। ठीक है, रिच बायोडाइवर्सिटी ये रहती है। ये चीज बैठ गई दिमाग में? ठीक, ये देखिए इकोटोन, ये साफ दिख रहा है, यहाँ खुला मैदान ग्रासलैंड, ये क्या हो गए, फॉरेस्ट्स, तो इसके पीछे और फॉरेस्ट्स हैं, ये पूरा जो रीजन हो गया ये क्या हो गया, इकोटोन। ठीक, एकदम क्लियर, हालांकि इसमें क्लियर डिमार्केशन दिख रहा है पर ऐसा होता नहीं है, मतलब ठीक है, इससे लाइन नहीं होती एकदम खिंची हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब भी हमने डिस्कस करा बायोडाइवर्सिटी, आप ये देखो जो टॉपिक्स हम डिस्कस करें सेम ईयर उन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आ रहे हैं रिपीटेटिवली। अभी उसने सुंदरबंस पूछा, फिर ये मतलब हम एक शब्द पकड़ते हैं, इकोटोन पे दूसरे शब्द में वो चीज दिखने लग जाती है। एक मैप शुरू वाले क्वेश्चन में देखा था, तीसरे क्वेश्चन में वही मैप रिपीट हो गया था। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, देखो बायो मतलब लाइफ, उसकी डाइवर्सिटी अभी देख लिया हमने। अब हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, हॉट स्पॉट किसी जगह का क्या होता है, जैसे मैं कहता हूं कि एमपी नगर का हॉट स्पॉट क्या है, फॉर एग्जांपल चाय सुट्टा बार। ठीक है, ये हॉट स्पॉट है, मतलब सारे हर टाइप के अंकल आंटियां सब, मतलब लड़के वड़के हर प्रकार के आते हैं, पढ़ने वाले, कोचिंग के बच्चे और गुंडे वाली सब टाइप के लोग आते हैं, जॉब करने वाले हर टाइप का आते हैं, तो एकदम हॉट स्पॉट रीजन है वो।
जैसे मैं पूछूं भोपाल का हॉटस्पॉट तो एमपी नगर, न्यू मार्केट, 10 नंबर, ठीक है, तो ये सब हॉटस्पॉट। वैसे ही कुछ बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट होते हैं जहां पर बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं एक्सक्लूसिवली, ठीक है ना। एंडेमिक स्पीशीज जानते हैं आप लोग, यहीं पर ही जान लीजिए एंडेमिक स्पीशीज। एंडेमिक स्पीशीज मतलब जो स्पीशीज उस पर्टिकुलर एरिया की को ही बिलोंग करती है, वहीं पर ओरिजिन वहीं रहती है, वहीं उसका सब चीज है मेनली, वो चलते चलते कहीं और पहुंच जाए लोकेट होकर, लेकिन एंडेमिक मतलब वहां की ही पर्टिकुलर स्पीशीज है वो, ठीक है। तो हॉटस्पॉट मतलब जहां पर एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज्यादा है, उस जगह की पर्टिकुलर स्पीशीज बहुत ज्यादा, मतलब वो बायोडाइवर्सिटी एकदम रिच है, भरा हुआ है वहां पर। तो वो कौन सा रीजन हो सकता है बताइए जरा, मारिए तुक्का मारिए, चलिए आपको पता चल गया अब। हाँ, ईस्टर्न घाट्स, ओके ठीक है। देखिए ईस्टर्न वेस्टर्न में कंफ्यूजन तो नहीं है ना आपको, ये ईस्टर्न है ये वेस्टर्न है, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट, ठीक है। आपने बोला ईस्टर्न घाट्स, ठीक है, और वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, और बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है कि एकदम कंटेंट इतना ज्यादा हो रहा है, समझ में आ रहा है ना सारी चीजें, बताइए कुछ, मारो तुक्का मारो। सी ऑप्शन ईस्टर्न घाट्स, ठीक है। आप वेस्टर्न घाट्स, आप अच्छा ठीक है ठीक है, तो मतलब हक है इस आंसर पे आपका, ऐसा बुक पहले मैंने बोला था, ठीक है। देखो ईस्टर्न घाट्स क्यों बोला आपने, ईस्टर्न घाट्स वाले बताएं कारण, तुक्का है। ये घाट्स हैं, ये कोस्टल एरिया है, ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो सुंदरबन से एक बहुत छोटा सा एरिया है, घाट्स बहुत बड़े हैं, जंगल घना दिखा इसलिए। हाँ ठीक है, तो ये सिर्फ एक थोड़ा सा रीजन हुआ ना। आपने क्यों ईस्टर्न घाट्स बोला, इसे सुंदरबंस के कारण, ठीक है। सो ये सुंदरबंस यहाँ है, ये घाट यहाँ पर खत्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या बताया, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स ही बोला था, यही कारण था। अभी सुंदरबंस वाला देख लिया तो उसी से रिलेट करके लगा कि अगला क्वेश्चन भी उसी से पूछा गया। आपने क्या बोला, वेस्टर्न घाट्स, जल्दी बोलो जल्दी जल्दी, आपने क्या बोला, वेस्टर्न घाट्स। चलो आप बताओ आप बताओ। नीलगिरी फॉरेस्ट से लेकर हर चीज है ना वहां पर, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल बताई थी ना मैंने एक दिन, कि खूब बारिश होती है और खूब जबर के पेड़ उगते हैं, ठीक है। देखिए ये चीज जान लीजिए, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, चलिए मैप में बना हुआ है तो मैं अलग से क्यों दिखाऊं। ये देखिए 4 बायोडाइवर्सिटी, इसको रट लीजिए यहीं पर ही, अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट्स और सुंडा लैंड, ठीक है। ये 4 नाम रट लीजिए और लिख भी लीजिए इसको। वेस्टर्न घाट्स, फॉरेस्ट रिच ओरोग्राफिक रीजन, रेनफॉल, राइट उपासना, गुड। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो हिमालयाज है, ठीक है, आपको ये ना बोलना कि क्या बोलते हैं हिमालयाज में तो बर्फ जमी रहती है तो काय की बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। वहां पर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, एकदम लो में आपको फॉरेस्ट भी मिल जाएंगे, फिर यही सब अपन ने जो अल्पाइन फॉरेस्ट देखे थे ये सब भी मिल जाएंगे, फिर आपको एकदम ऊपर स्नो लेपर्ड टाइप के वो डियर घूमते रहते हैं, जो देखा होगा पहाड़ी पे ऐसे ऐसे चल चल के उतरते रहते हैं, ठीक है ना। तो वो सब मिल जाएंगे आपको, कैट्स मिल जाएंगे, बहुत प्रकार के जानवर मिल जाएंगे। फिर आपको और ऊपर जाके जब जहां पर बर्फ उड़ती है वहां पर मॉसेस, लाइकेंस, रोडोडेंड्रॉन्स, ये सब पढ़े होंगे आपने, ये टाइप के स्पीशीज है, तो कितनी डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये हिमालयन रीजन हो गया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया तो पता ही है अपने को, अगर किसी के दिमाग से ये चलता है कि हाँ जंगल ही जंगल जंगल ही जंगल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर पूरा भरा। जो ये इंडो बर्मा हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी रहा है, इंडो बर्मा मतलब म्यांमार भी उसका पार्ट है, इंडिया में कौन सा आता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है ना। इंडो बर्मा लिखते रहिए, आप भी लिखिए ना, इंडो इंडो बर्मा वाले में आगे डाल के लिख दीजिए कि इंडिया का कौन सा पार्ट है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। हिमालय, हिमालय में भी अगर मान लीजिए कभी स्पेसिफिकली पूछ लिया कि ईस्टर्न हिमालयस की वेस्टर्न हिमालयस, तो ब्रैकेट में डाल लीजिए कौन सा हिमालय है, इस तरफ, इस ये पूरी पट्टी है, ये हो गया ईस्ट, ये वेस्टर्न हिमालय, जिसमें भी थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल लीजिए, कभी स्पेसिफिक हो गया कि वेस्टर्न ईस्टर्न तो ये पता रहे, ठीक है। फिर ये वेस्टर्न घाट्स तो है ही, ठीक है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सुंडा लैंड को बिलोंग करता है। सुंडा लैंड इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, यहां तक फैला हुआ है पूरा, ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। पर उसमें स्पेसिफिकली इंडिया का कौन सा पार्ट है, अंडमान एंड निकोबार में भी, उससे भी निकोबार को अंडरलाइन कर लीजिएगा, स्पेसिफिकली देखा जाए तो सिर्फ निकोबार है इसके अंदर, सुंडा लैंड के अंडर में, ठीक है।
तो अगर कभी कोई स्पेसिफिकेशन आइलैंड 4-5 पूछ लिया और इसमें बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग बिलोंग्स टू द हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, तो कौन सा आइलैंड होगा? अंडमान निकोबार या सिर्फ निकोबार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इधर से था। पर एक चीज अगर नॉर्मल भी किसी ने, जैसे आपने दिमाग लगाया कि वेस्टर्न घाट्स और ये वो करके, तो अगर किसी को ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं भी पता, तो भी बहुत सिंपली क्या बोलते हैं, आप ये देखिए ये क्वेश्चन अगर कैसे लगाया जाए। ठीक है, थार डेजर्ट, थार डेजर्ट में कैक्टस और 2-4 पेड़ के अलावा क्या ही उगता है? ठीक है ना, वहां पर बायोडाइवर्सिटी के हम लोग पानी भर भर के जैसे तैसे करके डाइवर्सिटी, ओएसिस जो बनते हैं उन, हाँ उनमें जरूर थोड़ी सी बायोडाइवर्सिटी रहती है, लेकिन दे आर ए मिनिस्क्यूल पार्ट, मतलब बहुत छोटा सा पार्ट है ऑफ द लार्जर थार डेजर्ट। तो लार्जर थार डेजर्ट में बायोडाइवर्सिटी बहुत कम है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, डेक्कन प्लेटू कंसिडर कर सकते थे, फिर भी चट्टाने हैं, क्या ही बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन हॉटस्पॉट नहीं होगा, इतना ज्यादा नहीं होगा कि उसको अलग से उसका प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन ये सब चीजें मांगे अलग से। ये हॉटस्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्यों नोटिस करते हैं? ये सब इसलिए करते हैं कि गवर्नमेंट और जो ऑर्गेनाइजेशन है ये थोड़ा सा इनका ध्यान रखे कि वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करके रखे, कि वो लॉस ना हो, इसलिए बनाते हैं ये सब चीजें। ठीक है, हमारे एग्जाम में आए इसलिए नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो डेक्कन प्लेटू भी नहीं होगा। अब ईस्टर्न घाट्स वेस्टर्न घाट्स में हम लोग, अगर आप लोग न्यूज़पेपर भी फॉलो करते हैं रेगुलरली, तो वेस्टर्न घाट्स के लिए बहुत सारी कमिटीज बन चुकी हैं जो कि ये बोल रही है पेड़ मत काटो। कस्तूरी रंगन कमेटी सुना होगा आपने, है ना? ये वेस्टर्न घाट्स के लिए अलग से तो पूरी उसने रिपोर्ट दी थी, हालांकि गवर्नमेंट फॉलो नहीं करती, और डेवलपमेंट के नाम पे अपना काम चला रही है। ठीक है ना, तो ये वेस्टर्न घाट्स। ठीक, तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर चारों हॉटस्पॉट नहीं भी पता तो भी इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट करके आप लोग कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, 12:27 हो गया, प्रखर सर नहीं आएंगे क्या? ग्रुप में लिखा हुआ है ना, तो इसको यहीं खत्म करते हैं। ठीक है ना, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। फिर इसके बाद एक क्लास में हम लोग और 2021 और 20 के क्वेश्चंस डिस्कस करके, ये जरूरी था कि नहीं जरूरी ये सब चीजें, मतलब सीधे उठा के सिलेबस पढ़ने लगना तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं आपको और भी ना पढ़ाना भी ना, तो किताब भी बता दूं कि इस किताब से आप पढ़ना चालू कर दो और पढ़ो। लेकिन पढ़ पढ़ के कितना पढ़ते चले जाओगे कि एग्जाम इतने कम टाइम में बचा है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा अकड़म तिकड़म भी सीखना पड़ेगा, जुगाड़बाजी भी सीखनी पड़ेगी। ये जुगाड़बाजी थी कि कम नॉलेज में भी किस तरीके से आंसर तक पहुंचना है हमको। हमारा सीधा से वो है कि हमको टिक मारना है सही आंसर, वो कैसे मारे। अगर किसी का दिख भी रहा हो ना साइड में कि हाँ इसने ये लगाया है और हमको कुछ भी नहीं पता, तो वो चीज को मार करके फिर थोड़ा सा दिमाग लगा लो कि इसने क्यों लगाया होगा, लग तो सही रहा है। और ऐसा नहीं कि अंधी में देख के थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा के, लेकिन अगर चीटिंग भी हो रही है तो भी करो, पूछो नहीं किसी से कि पकड़ के ब्लैक लिस्ट हो जाओ। लेकिन अगर दिख भी रहा, टिक करना है बस कैसे भी करके। ठीक है ना, तो ये अकड़म तिकड़म जुगाड़ कहीं कोई और सब्जेक्ट में पढ़ा था, किसी और टीचर ने बताया था, कहीं किसी दोस्त ने बताया था, 7 समुंदर में तेरे पीछे पीछे आ गई, वहां कहीं ऐसा गाना सुना था, ऐसे कर करके करना है अपने को ये चीज। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।